जैसे जैसे आप आते जाएंगे, और ये हमारे यहाँ की प्रथा है, हालांकि आप नहीं भी करेंगे तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टेलीग्राम पर मैं कल वाला जो पीडीएफ था आपका वो शेयर कर चुकी हूँ, कुछ और पीडीएफ हैं जो पेंडिंग है वो भी शेयर हो जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो 30 क्वेश्चंस हैं, इनको आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में करियरविल ऐप पर भी लगा पाएंगे फ्री। मतलब वो मॉक टेस्ट का कोई चार्जेस होते नहीं है, शायद कल से मॉक टेस्ट आपको वहां कंटिन्यू हो जाए। इसके अलावा आज वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और नोट्स की जो आप बहुत ही ज्यादा आतुर हैं जिनके लिए, वो भी जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आज लास्ट है डिस्काउंट का सीटेट और पेडागोजी स्पेशल बैचेस के लिए, तो आप एक बार वो भी देख सकते हैं, है ना। कोई कह रहा है नोट्स, और वो भी रेड इमोजी बना के, जैसे वो नहीं होता, मतलब ऐसे कर्जे में दबे हुए दीनहीन लोग, मतलब बस मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए, इतनी आंखें लाल देख करके है, डर लग गया मुझे बहुत तेज। कैसी कैसी बातें करते हैं यार। आ जाओ इधर, प्यार मोहब्बत से मिल जाएंगे, नोट्स पे काम चल रहा है, मेहनत लगती है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे और सुकून से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ एक बार समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन को लेकर के होता ही है ना। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों से, बौद्धिक सामर्थ्य समझ रहे हैं, जो दिमाग से जुड़ी हुई, जो मानसिक क्षमताओं से है, ठीक है। जैसे ध्यान यानी अटेंशन आपकी, स्मृति यानी मेमोरी, समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कल्पना यानी इमेजिनेशन, रचना करना यानी कि कुछ नया करना, क्रिएटिविटी। किस डोमेन से जुड़े हुए हैं? विकास के 4 डोमेन है मुख्य रूप से। पीसीएसई से याद रखा है हमने, पीसीएस सबको पता है ना। पीसीएसई फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मानसिक भी कहते हैं, सोशल यानी सामाजिक, और ई फॉर इमोशनल। ये क्या है? एक निमोनिक है, शॉर्ट तरीका है याद रखने का। ऐसे बहुत सारे निमोनिक मैंने आपको बताए हुए हैं, ये हमारा फंडा रहा है लेट्स लर्न पे, निमोनिक्स के थ्रू चीजें याद करने का। तो पीसीएसई की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया दिमाग में मेमोरी है आपके, है ना। मेमोरी जो है दिमाग से संबंधित है। आपको किसी का नाम याद है, किसी का नंबर याद है जमानों से, तो वो कहाँ, हाथों में याद है? नहीं, वो दिमाग में है। मेमोरी किससे जुड़ी हुई है? दिमाग से। अटेंशन, जब आप अटेंशन दे रहे हैं तो आप अपनी मानसिक क्षमताओं का ध्यान एक जगह पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। तो फिजिकल डोमेन तो नहीं हो सकता ये, भाई शरीर में थोड़ा ना, कोई दौड़ने भागने की बात करते तो हम कह देते फिजिकल डोमेन है। सोशल डोमेन, भाई सोशल डोमेन में भी आप क्या है, समाज में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ। इमोशंस की भी सच इन्होंने यहाँ कोई बात नहीं की, हालांकि आपस में जुड़े हुए हैं चारों ही। कॉग्निटिव डोमेन सिंपल तरीके से इससे जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र बोला जाता है। जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, जितने भी मानसिक कौशल हैं, मेंटल स्किल्स हैं, जैसे सोचना, थिंकिंग, समझना, कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का विकास कहाँ होगा? दिमाग में होगा। ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी चीजें दिमाग से होंगी वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, चाहे वो मेमोरी हो, अटेंशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, है ना। खैर ये तो बैच की क्लास है, आते हैं फटाफट से, 1 मिनट रुक। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे थे यहाँ कॉग्निटिव डोमेन की, तो इसको एक तो ये कॉग्निटिव डोमेन की ही थियरी है जो पियाजे ने दी है, जो वाइगोस्की ने दी है, जो ब्रूनर ने दी है ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा जोड़ करके, क्योंकि क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, ठीक। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निशन को या कॉग्निटिव डोमेन को हम किससे जोड़ते हैं? मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताएं, दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी से होंगी। इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो भी आपकी बुद्धि से संबंधित हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिनमें भी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा है, वो सारे कौशल यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको बौद्धिक पक्ष कह लीजिए आप इसको संज्ञानात्मक पक्ष कह लीजिए, आप इसको मानसिक क्षमताओं का पक्ष कह लीजिए, ठीक है। इसमें कितनी चीजें हैं? थिंकिंग यानी सोचते आप दिमाग से हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनते हैं, रीजनिंग तर्क आप दिमाग से करते हैं, है ना। क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ही आइडियाज आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं वो सब इसमें आएंगी, है ना। मैं सारा नहीं लिखूंगी फिर से। पीएस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई है,
ठीक, तो ये मानसिक क्षमताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी आप अपने संज्ञान को, आप नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं, आप दुनिया को कैसे जानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, मानसिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं दिमाग के। ठीक, इसी पे थियरी पियाजे की है, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसी की थियरी वाइगोस्की की है। बस वाइगोस्की की थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच से मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बट ये आपको समझना होगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से संज्ञान कैसे विकसित होता है, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, ये कहती है वाइगोस्की की थियरी। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं वाइगोस्की जब सोशियो कल्चरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। ठीक, और ब्रूनर भी। चलिए आते हैं कुछ कुछ बातें जो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप जवाब देंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के, मुझे बहुत मजा आया ये क्वेश्चंस देख करके। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास, यानी सना एक बच्ची है, उसने एक ग्लास को पकड़ना सीखा। ग्लास समझते हैं ना यार, बॉटल ही बाहर रह गई। बताओ, इतना प्यारा एग्जाम्पल देना था, बॉटल बाहर रह गई। मोहतरमा नीचे बैठ के देना, हम नहीं चाहते आपका सुंदर फेस हमें कैमरा में दिखे। खैर कोई बात नहीं, समझते हैं। तो बच्ची है सना, जल्दी होगी शोभित, है ना। बच्ची है सना, सना ने ग्लास को पकड़ना सीखा है एंड अ बॉटल, बॉटल को पकड़ना सीखा है, पहले ग्लास को पकड़ना सीखा है बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। यानी सना एक बच्ची है जिसने सबसे पहले, अगर सबसे पहले भी नहीं, यानी पहले क्या सीखा, बॉटल को पकड़ना। बॉटल एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी पकड़ी जा सकती है दोनों हाथों का प्रयोग करके। ठीक, और उसके बाद ग्लास को पकड़ना सीखा है, बाद में उसने पेन पकड़ के प्रॉपर लिखना सीखा है, या बाद में उसने बटन लगाना सीखा है शर्ट का। ये क्या है, अगर बॉटल पकड़ने की बात करूं तो इसमें आपकी बड़ी मसल्स का प्रयोग ज्यादा है पेन के मुकाबले। पेन में और फाइन मोटर स्किल्स हैं, बिल्कुल छोटे 2 उंगलियों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। बॉटल में फिर भी आप पूरे हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स है, अगर देखा जाए तो ऐसे डेवलप होता है। आज मैं सुबह घर पे थी तो मेरा भाई है, ही इज अराउंड 14 ईयर्स, तो वो सुबह सुबह आया दीदी के पास, कह रहा है कि ये लोग सारे स्कूल जा रहे थे मिलके, और हमारे घर में सब स्कूल जाते हैं, प्रथा है, तो कुछ पढ़ने कुछ पढ़ाने, तो वो कह रहा है कि बटन लगा दो। मैंने कहा अब तो इतना बड़ा हो गया यार, तेरे से बटन नहीं लगते। तो एक तो वो प्रैक्टिस की कमी कह सकते हैं, तो कह रहा नहीं यार आज नहीं लग रहे, वैसे लग जाते हैं। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। वैसे क्या बॉटल छोड़ो, कैमरा छोड़ो, सब पकड़ता है वो। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ग्लास पकड़ना और बॉटल पकड़ना। उसके बाद आप पेन या फिर बटन लगाना अपनी शर्ट के सीख रहे हैं, या फीते बांधना सीख रहे हैं, जूते के जो लेसेस हैं। ठीक, तो ये क्या है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। ये किस ओर संकेत करता है, तो विकास यूनिडायमेंशनल होता है, यानी सिंगल डायमेंशन में होता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पैर की ओर चलती है। यहाँ ये थोड़ी कहा है कि बच्चे ने पहले गर्दन संभालना सीख लिया, फिर उसने खड़ा होना सीख लिया, फिर चलना सीख लिया, यानी सर से पैर की ओर जा रही है विकास की दिशा, ऐसा नहीं है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास की जो दिशा है वो अधोगामी है, यानी सेंटर से पेरिफेरी जाती है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है। क्योंकि यहाँ ग्रॉस और फाइन तो लिखा नहीं है, ग्रॉस टू फाइन कहीं नहीं लिखा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढ करके सही उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। स्थूल गतिक कौशल से आपका जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उनकी बात नहीं हुई है। डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, डायरेक्शन भैया रैंडम पैटर्न फॉलो नहीं करती। आप रात को सोए, सुबह एक हाथ इतना बड़ा हो गया, दूसरा छोटा रह गया, रैंडम नहीं होती, सीक्वेंशियल होती है। ठीक, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी क्या है, अधोगामी है विकास की दिशा। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो हमें पता है डायरेक्शन में हमने कल भी 2 प्रिंसिपल पढ़े थे और ये रोज पढ़ने हैं एक बार। सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे वाला जो धड़ यानी जो सेकेंड हाफ ऑफ बॉडी है या पैरों पे कंट्रोल आएगा, हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट। दूसरी दिशा होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक, इसका दूसरा नाम जो है सेफेलोकॉर्डल का, इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत कहते हैं, ये दिशा कहते हैं विकास की, क्योंकि ये सर से पैर, लंबवत समझते हैं ना वो जो आप मैथ्स में पढ़ते होंगे। ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक, हेड टू टो जाएगा, सर से पैर के अंगूठे तक विकास की दिशा। दूसरा जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको नियर टू फार कहते हैं। नियर क्या है, आपकी बॉडी का सेंटर यानी केंद्र, सेंटर टू
पेरिफेरी भी कह सकते हैं इसको, सेंटर टू पेरिफेरी भी कह सकते हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी आप इसको कह सकते हैं कि पहले आपका कंट्रोल सेंटर पे आता है बॉडी के, यानी आपके हार्ट, और फिर धीरे धीरे आप अपने आर्म्स पे कंट्रोल लाते हैं, उस आर्म्स के बाद फिर आप अपने हाथों पर कंट्रोल लाते हैं, और हाथों के बाद अपने फिंगर्स पर कंट्रोल लाते हैं, और फिंगर के बाद भी जो सूक्ष्म कौशल है यानी पेरिफेरी तक, सेंटर से, केंद्र से सीमाओं की ओर जा रहा है विकास, है ना। आपके बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, ग्रॉस टू फाइन भी आप मान सकते हो इसको, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सिंपल आंसर है। इतनी कहानी इसलिए बताई गई ताकि आपको रट्टे ना लगाने पड़े, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो आप फंस ना जाएं क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है, बताइएगा एक बार। आपके कर्मों का परिणाम तो नहीं है विकास, विकास किसका परिणाम है बताइएगा, है ना। नहीं, मैं छठ तो नहीं मनाती हूँ, बट आप लोग मनाते हैं, तो जो भी लोग मनाते हैं मैं उनके साथ सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लाइक शेयर करना आप भूल गए तो वो भी आप करते रहिए, है ना। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपका पोल आप तक आया नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन का कुछ तो गड़बड़ है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है, विकास आपके कर्मों का नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का परिणाम है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास किसका गुणनफल है, आनुवंशिकता और वातावरण का, यानी जो आपको गुण हेरिडिटी से मिले हैं, जो जीन्स आपको हेरिडिटी से मिले हैं, और जो एनवायरमेंट में वो अनफोल्ड होंगे, जो ट्रेनिंग आपको एनवायरमेंट में मिल रही है, जो एजुकेशन, जो न्यूट्रिशन आपको एनवायरमेंट में मिल रहा है, वो दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देंगे, या गुणनफल प्रोडक्ट जो है मिलकर के डेवलपमेंट आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई बुद्धि की क्षमताएं आपके अंदर, बौद्धिक क्षमताएं थी, लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता तो वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती टाइम से, ठीक है ना। तो ओनली हेरिडिटी जी नहीं, सिर्फ एक नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बराबरी का महत्व रखते हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं, ठीक है जी। तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन तो सिर्फ एनवायरमेंट हो जाएगा, जबकि हमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों के साथ जाना है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम विकास कहलाता है। विकास आपका दोस्त नहीं, विकास डेवलपमेंट है ना। एक दिन मेरे को एक लर्नर है, वो मिले, और तो वो लोग 2 लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विकास, तो मेरा नाम कई बार दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि 2 लोग हैं या बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं एक से दूसरी जगह जाते हुए, तो उसमें क्या होता है कि नाम निकल जाता है। तो हम थोड़ी देर बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मैंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं हूँ पहला चैप्टर सीडीपी का, मेरा नाम विकास है, डेवलपमेंट। तो मैं आज तक अब उनका नाम नहीं भूली, और मुझे नहीं लगता जीवन में मैं ये नाम उनका भूल पाऊंगी। तो डेवलपमेंट, विकास आपका दोस्त नहीं, ये डेवलपमेंट है, प्रक्रिया है अपने आप में। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए नॉट लिखा है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, हमें ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, नहीं तो 1 नंबर मजाक में चला जाएगा, ठीक। तो निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। प्राथमिक समझते हैं आप, दो तरह के कारक हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक कहते हैं, जिसमें परिवार आता है, और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है ना। दुनिया को कुछ और मत समझ लेना, प्राइमरी मतलब फैमिली, प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब गॉड, इसमें स्कूल, नेबरहुड, दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है, प्राइमरी है, नेबरहुड भी प्राइमरी में आ सकता है, क्योंकि ये साथ में है, या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पीयर्स को भी चलो मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती। भाई पीयर्स भी मान लीजिए आप जिनके साथ बड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं या नेबरहुड के मेंबर्स ही हैं, तो वो भी आ गए एक बार को प्राइमरी में। लेकिन सरकार जो है वो किसी की सगी नहीं होती, मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है भैया वो सेकेंडरी में आएगी, वो प्राइमरी में नहीं आएगी। वो हमारा कोई प्राइमरी सर्कल नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी है, गॉड है, ठीक। स्कूल सेकेंडरी है, सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नहीं देखा, फंस गए ना, 1 नंबर चला गया मजाक में। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर आप खोएंगे तो सीटेट में तो चलो नेगेटिव मार्केटिंग का कहाँ दिमाग है मेरा, मार्किंग नहीं है, और लेकिन D+B KVS या इन सब में जहां पे कंपटीशन है, अगर KVS में चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तब भी कंपटीशन तो है, तो आप मेरिट में पीछे रह जाएंगे ऐसे मजाक वाले क्वेश्चन गलत करके। तो इनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमारा 60% काम निपटा देता है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, प्यारी प्यारी हाइंस डिलेमा आपके सामने है, हाइंस की दुविधा। ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा, यानी बच्चों के जो रिस्पॉन्स थे हाइंस डिलेमा पे, हाइंस डिलेमा यानी हाइंस की दुविधा। हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी बीवी को एक फेटल डिजीज हो गई थी जिससे उसकी जान जाने ही वाली थी, और हाइंस के पास पैसे नहीं थे। अब हाइंस के सामने दो रास्ते थे कि जो केमिस्ट है वो दवाई नहीं दे रहा था तो 100 गुना प्राइस बढ़ा करके, मतलब 10 रुपए जिस चीज का प्राइस था या होना चाहिए था उसका वो 100 गुना ले रहा था। तो उस केस में उसने कहा 1000 रुपए दो भैया। तो उस केस में हाइंस के पास पैसे थे नहीं, तो या तो वो चोरी करे या तो वो बीवी को अपनी मरने दे। तो उसने चूज किया कि उसने चोरी की। ये हाइंस की दुविधा है कि वो फंसा हुआ था दोनों में कि ये करे कि वो करे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो या नहीं? क्या हो गया मैम आज आपको? अरे बस पूछो मत यार, आप लोग से जुड़ के इतनी खुशी हो जाती है। नहीं, छुट्टियां मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इतने दिन की छुट्टियां, ऊपर से मेरी तबीयत खराब थी उससे पहले, है ना। अब मैं एकदम ऐसे वाले मूड में हूं कि मैं 24 घंटे आप ही से बात करना चाहती हूँ। हाइंस डिलेमा, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ, यानी हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। कैसे विकास की बात की है भैया? मॉरल विकास की, मॉरल डेवलपमेंट के सही और गलत क्या है, समझ गए ना, सही और गलत क्या है इस पे। हाँ, इस पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग ने दी है, इससे पहले पियाजे ने दी थी। पियाजे वही है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है, बट कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट की सबसे पहली थ्योरी पियाजे ने दी, उनसे इंस्पायर होकर के कोहलबर्ग ने दी। ठीक, पियाजे की थ्योरी हालांकि कंप्लीट नहीं थी। सिंपल बात है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है नैतिक विकास की, लॉरेंस कोहलबर्ग की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा सवाल आपके सामने, 1 मिनट में सुलझा देंगे। 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in dash stage of development. इतनी बड़ी कहानी आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए दर्शाई गई है कि आपने पियाजे की थ्योरी ठीक से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, है ना। 9 वर्षीय लीला, 9 वर्ष की लीला है, ईश्वर की लीला वाली लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार, यानी बटन का शौक है बच्ची को, बटन समझते ना वो शर्ट वाले बटन, ठीक, तो वो बटन्स को कलेक्ट करती है। जैसे कई लोग होते हैं वो सिक्के कलेक्ट करते हैं, कई लोग बचपन में पेप्सी के ढक्कन कलेक्ट करते थे, उनमें से मैं एक थी, है ना, पेप्सी या कोक या व्हाटएवर इट इज, वो कोल्ड ड्रिंक के जो वाले आते थे ना, और उनको एकदम आप बिल्कुल बढ़िया फाइन मोटर स्किल्स का यूज करके एकदम उनको आप कॉइन के जैसा बना सकते हो, फ्लैट करके किया है कुछ लोगों ने, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो 9 वर्ष की लीला संग्रह करती है बटनों का, उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया हुआ है कि ये छोटा बटन है तो इनको एक डब्बे में रखा है ना, ये बड़े इससे थोड़े बटन है या कलर पे अलग है तो इनको एक साथ रखा है। तो मतलब उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रॉपर्टी यानी उनके विशेषताओं के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बटन हो सकते हैं। अलग अलग चीजों का शौक होता है लोगों को, कुछ लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, है ना, तो वो कलेक्ट किया हुआ है उसमें, लेकिन क्या किया हुआ, क्लासिफाई किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है उसकी विशेषताओं के आधार पे। She then combines all groups of button and redistributes them on the basis of holes on them. किसमें कितने होल्स हैं, किसी बटन में 3 होल हैं, 3 छेद हैं, तो उसके आधार पे एक साइड में रख दिए 3 छेद वाले, जिनमें 4 छेद हैं उनको एक साइड रख दिया। तो मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई करना, CCS याद कीजिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद कंजर्वेशन और सीरिएशन। ये गुण कहाँ आते हैं, ये आते हैं C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, CCS आता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ये आपको फंडे याद कराए हुए हैं पियाजे की थ्योरी, अगर आपने मेरे साथ डिस्कस की होगी तो, है ना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी जहां पे लॉजिक आता है, जहां तर्क आता है, वो अवस्था है जिसमें आप कंजर्व करना, यानी क्वांटिटी सेम रहती है साइज और शेप के चेंज होने पे। अगर इसमें 200 ml पानी है तो उस 200 ml पानी को मैं एक टब में डाल दूं, एक छोटी बॉटल में डाल दूं, मैं किसी और बर्तन में डाल दूं, उससे इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगी। ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। इससे ज्यादा आसान शब्दों में संरक्षण को नहीं समझा जा सकता। तो संरक्षण भी इसी एज में आता है, और ये कौन सी एज है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ना। तर्क भी इसी एज में आएगा कॉन्क्रीट चीजों के प्रति। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कि मान लीजिए आपके पास कुछ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को एक जगह पे लगाया, सर्कल है तो उनको एक जगह पे लगाया, मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे एक साथ अलग अलग कैटेगरीज में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, सीरिएशन मतलब छोटे से बड़े, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते थे ना, क्या कहते हैं, अपवर्ती और
अनुवर्ती कुछ तो हिंदी में कहते थे इस तरह का, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो ये सिंपल जवाब है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। मैं ओवर एक्सप्लेनेशन के मोड में हूं आजकल, तो आप पेशेंस के साथ समझिए कि ये सब चीजें आपको पेपर में काम आने वाली हैं, है ना। समझिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे दीजिए आप पोल में। इससे पहले मैं देख लेती हूँ कि आप लोग 12,580 लोग लाइव हैं, जिसमें से 5300 लोगों ने 5300 लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं 7-8 हजार जो सेशन देखने आते हैं बट लाइक करना उनको पसंद नहीं आता, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाकर के ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7, आज तुमने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया था? देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। यानी जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ते वो रट्टे लगा लेते हैं और रट्टे में फिर आप कई बार फंस जाते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने वर्तमान स्कीमा में, स्कीमा क्या, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी वर्तमान समझ है, ज्ञान है, जो भी आपके दिमाग में फिटेड है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका वर्तमान स्कीमा है। इसमें आपने किसी चीज को अपने अनुभव के आधार पे ऐड किया है, क्या किया, समाहित किया है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन है कि ये एसिमिलेशन कहलाएगा? कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ चेंज हुआ, मैनिपुलेट हुआ, एडजस्ट हुआ? कुछ ऐसा नहीं लिखा ना। मतलब भाई एकोमोडेशन कब आता है? या तो आपको पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़े नई चीज की आने की वजह से, या फिर नया स्कीमा बनाना पड़े। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल आपने ऐड किया है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब ऐसी बात होती है तो हम एसिमिलेशन के साथ यानी आत्मसातीकरण के साथ चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सेंट्रेशन होता है जब आप किसी चीज के एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करें, यानी आप इस पेन को सिर्फ इसके कलर के आधार पर ही देख रहे हैं, इसकी शेप नहीं देख पा रहे, साइज नहीं देख पा रहे, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख पा रहे, यानी आपके अंदर सेंट्रेशन है कि इसको दूसरे तरीके से भी, इसकी और भी विशेषताएं वो नहीं देख पा रहे आप। कंजर्वेशन हमने अभी समझा कि अमाउंट और शेप साइज के चेंज होने से अमाउंट सेम रहता है, वो कंजर्वेशन है। एकोमोडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एकोमोडेशन में आपको पुराना स्कीमा या तो चेंज करना पड़ता है, या मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर एडजस्टमेंट ना हो पाए तब मजबूरी में नया स्कीमा आप क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे दिमाग में पेन का स्कीमा है, तो मैंने एक और पेन देखा और इसको ऐड कर लिया पेन का स्कीमा में अपने, कि हाँ भैया ऐसे भी पेन होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, खुद से नहीं चलते बट स्मार्ट बोर्ड में चल जाते हैं, ये मैंने एसिमिलेट किया। लेकिन जब मुझे परिवर्तन ही करना पड़े, है ना, जब मुझे पुराने स्कीमा में नया कुछ चेंज करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़े, जब बच्चे ने बर्ड को देखा या फिर एरोप्लेन को देखा और कहा ये चिड़िया है, तब वहां जरूरत है कि उस स्कीमा को या तो ठीक करेंगे, एरोप्लेन का नया स्कीमा बनाएंगे, ठीक। तो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों अडेप्टेशन में आते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया में आते हैं, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता है, आपकी नॉलेज अपडेट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा इसी बात पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, दुख में पढ़ाई नहीं करनी, पेपर पास में, इसका मतलब ये नहीं है हम दर्द में रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, मजे मजे में सीख जाएंगे, बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। लेव वाइगोस्की थ्योरी, ये लेव वाइगोस्की ऐसे पेपर में लिखा हुआ है, आज मैं ये पेपर ही देख रही थी तो उसमें लेव वाइगोस्की ही लिखा हुआ है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की theory of cognitive development is called a theory as he argues that children's learning takes place in a context। यानी लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। यानी आप एक वैक्यूम में, एक बंद कमरे में अकेले नहीं सीखते, आप समाज और संस्कृति में 4 लोगों में बेहतर सीखते हैं। तो इसीलिए इनकी थियोरी को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी है, ठीक है ना। तो सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है इस थियोरी को। अगर आपने यूट्यूब पे भी ये थियोरी मैंने कराई हुई है, अगर देखी होगी, तो मैंने बताया है कि वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से इंटरैक्ट करके सीखता है, एज इनके लिए ज्यादा मैटर करती नहीं है, ठीक। तो साइकोडायनेमिक थियोरी किसकी है? सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक। साइकोसेक्सुअल भी इन्हीं की थियोरी है। बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट में पैवलव, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन, वॉटसन और 1700 लोग हैं, आपके काम का नहीं है, सीटेट में नहीं आता बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट उतना। तो सोशियो कल्चरल अप्रोच एक थियोरी है वाइगोस्की की, जिसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट, एडजस्ट
द सपोर्ट। याद आ रहे हैं वाइगोस्की? सपोर्ट की बात हो रही है, जहां पे भी हेल्प की बात हो रही है, समझ जाइए वाइगोस्की को याद करने की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल, जहां पे वो है बच्चा वहां उसको हेल्प दी जा रही है ताकि उसका परफॉर्मेंस सुधर जाए। टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं यदि आपको सही मात्रा में हेल्प मिल जाए, आपका जो करंट लेवल है उस पे जहां आप अटक रहे हैं वहां हेल्प मिल जाए तो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट यानी जो दायरा है जहां तक आपका विकास हो सकता है वो बढ़ जाएगा या वहां तक आप पहुंच जाएंगे। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में। पाड़ या ढांचा कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प है ये। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे बचपन में, किसी ने पीछे से पकड़ा, वो टेम्परेरी हेल्प थी। जब आप साइकिल चलाना सीख गए, वो हमेशा आपके पीछे नहीं भाग रहा एक व्यक्ति, है ना, वो छोड़ दिया उसने जैसे जैसे आप खुद से साइकिल चलाने लग गए। तो जिस स्टेप पे आप अटकते हैं, जिस थियरी में आप अटकते हैं, जिस टॉपिक में आप अटकते हैं, वहां से आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं और वो हेल्प ले लेते हैं। और वो टेम्परेरी हेल्प है, पेपर तो आपको खुद ही देके आना है, मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प है इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कोई हिंट हो सकती है किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई या टीचर के द्वारा दी गई, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी गई, MKO कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में। कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये सारी फालतू बातें। जैसे ही बात हो गई सपोर्ट ऑफर करना है बच्चे को करंट लेवल पे जिससे ZPD में जा सके, वो सिंपल है, पाड़ स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। जॉन डुई नाम के एक व्यक्ति हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जॉन डीवी भी कह देते हैं इनको हिंदी में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। शिकागो में इन्होंने कुछ लैब स्कूल्स खोले अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया कि बच्चा करके सीखता है, क्या एक्टिविटी करके सीखता है। तो बच्चे का एक्टिव होना, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, यानी ग्रुप में बेहतर सीखता है बच्चा, कोऑपरेट करके बेहतर सीखता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आए तो थे लास्ट ईयर, है क्या लिखते हो अंकिता मैम? बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आए थे लास्ट ईयर। तो ये तो बनाया हुआ है ना, ये एक प्रॉपर पूरा एक एजेंडा बनाया जाता है हर साल। जैसे ही पेपर होगा, कुछ भी चेंज होगा, तो कुछ लोग पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं कि वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अब उसको आप बिजनेस कहो या जो भी कहो, वो उस तरह से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि इतना ऐसा हो गया है पेपर, अब तो ये बदल गया है, अब तो कोर्स लिए बिना काम नहीं चलेगा, अब तो ये हो जाएगा। ये सब चीजें पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, मतलब जब से भी ये फील्ड में, मैं तो बचपन में ही आ गई थी, तो उस केस में ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। सिलेबस से बाहर नहीं है क्वेश्चन। अगर 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बना ही दिए तो क्या हो गया, है ना। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये हमेशा होगा। आप देखिएगा कभी भी, चाहे वो D2+B का एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज में हो, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज होगा, शोर मचाना शुरू कर देंगे लोग, हाय रे अब तो ये हो गया, और लोगों को भी डरा देते हैं जो लर्नर्स होते हैं ना, जो एग्जाम देते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग बाय डूइंग, प्रगतिशील कक्षा में टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। भैया टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होगी तो बच्चों को ध्यान में रखो ना, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए टीचिंग। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है जजमेंट के लिए, इतने परसेंट नंबर आए। अब ये नहीं होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड में, आप बच्चे के परसेंट नहीं देख रहे हो, उसकी एक्टिविटी देखोगे। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। देखिए 90% क्वेश्चंस, पेडागोजिकल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं इस बात से, जब आप बच्चे को ये देख लेते हैं जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको फ्रीडम मिली है, वो उसकी भलाई के पक्ष में, अगर उसके पक्ष में है कोई ऑप्शन तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो जो बच्चे की भलाई वाला ऑप्शन हो, जो पॉजिटिव है बच्चे के लिए, वो सही उत्तर है ना। तो लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, यानी विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो वो सबसे बेहतर सीखेंगे। जब आप मन से सीख रहे होते हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर सीखते हैं। टीचर्स यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो चक्कर है ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ऐसे लोग लंबी रेस में नहीं जा पाते, है ना, खुश भी नहीं रह पाते, क्योंकि जब तक आपको रिवॉर्ड मिलेगा तब तक आप काम करेंगे, जिस दिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजों के लिए काम करेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन करती है लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों को सेंटर में रखो, उसको क्या पसंद है, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड,